दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी स्कूल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में हो सकता है आपने बहुत जगह पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में कुछ नया जानने को मिलेगा। इजराइल और अरब देश का क्या इशू है। दोस्तों, राहुल जी स्कूल से जुड़े रहिए। इस पर आपको ढेर सारे वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेंगे, एक नए अंदाज में, इतिहास के पन्नों से होते हुए। फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हुआ अभी ये कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल और अरब वर्ल्ड फ़लस्तीन के बीच जो 2023 से युद्ध जारी है, जो कि गाज़ा पट्टी में एक बहुत ही क्रूर भयावह रूप धारण कर चुका है। डेली हम लोग पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कई निर्दोष मारे जा रहे हैं। तो इसी युद्ध को ख़त्म करने के लिए निगोशिएशन लगातार चलते रहते हैं। तो अभी हुआ ये कि हमास और अमेरिका प्रतिनिधि का निगोशिएशन कतर में चल रहा था। कतर, जिसकी राजधानी दोहा है। कतर अभी हाल ही के दिनों में निगोशिएशन करवाने में नंबर 1 देश बना रहा है। यहाँ तो अभी कतर में ही इजराइल ने अटैक कर दिया, और यह इजराइल का डायरेक्ट अटैक किसी अरब वर्ल्ड में अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार। हालांकि 7वां कंट्री है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से इजराइल ने इसको टारगेट बनाया है। अब इजराइल क्या चाहता है, वो क्या करके मानेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इजराइल और अरब का इशू क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इजराइल में यहूदी रहते हैं। यहूदी पहले इराक में रहते थे, जो आगे चल के इस फ़लस्तीनी क्षेत्र में आए, और यरूशलेम में जब वो लोग रह रहे थे तो उसी समय उनका पवित्र मंदिर टेम्पल माउंट भी बनाया गया। तो यहूदियों का फ़लस्तीनियों से विशेष जुड़ाव इसी कारण है। जेरूसलम में ही मुस्लिम का पवित्र मस्जिद अल हराम अल शरीफ है, जहाँ से कहा जाता है कि पैगंबर साहब ने स्वर्ग की यात्रा की शुरू की थी। तो ये एक सेंसिटिव प्लेस रहा है इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए, मुस्लिमों के लिए और ईसाइयों के लिए। आप लोग जानते हैं ईसा मसीह का भी जन्म इसी के आसपास हुआ था, उनका भी कर्म भूमि यही था। तो ये तीनों सेंसिटिव रहा है। अब बात करते हैं कि जब रोमन ने यहूदियों के खिलाफ जुल्म ढाए तो फिर ये यूरोप में चले गए। फिर यूरोप में भी जगह जगह गए तो वहाँ पे जाके लोकल का ये बिजनेस हड़प लेते थे। इन द सेंस इतना मेहनती थे, इतना टैलेंटेड थे कि लोकल इनका कंपटीशन नहीं कर पाते थे, और लोकल लोगों के रिसोर्सेज पे इनका कब्जा हो जाता था। इसी कारण इनका पूरे यूरोप में इनके खिलाफ हमेशा से घृणा की नीति रही है सबों की। ये नहीं चाहते थे कि यहूदी वहाँ बसे। इसके कारण ये फिर से एकत्र होना शुरू किया, और 1897 के में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यहूदी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था, जिसने फर्स्ट बार ये डिमांड की कि हाँ, यहूदियों का अपना देश होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इनका कोई अपना देश नहीं था। तो इनका सबसे पहला ध्यान फ़लस्तीनी के क्षेत्र में गया, क्योंकि यहाँ पे इनका एक पवित्र मंदिर टेम्पल माउंट था। तो यहूदी चाहते थे कि वो यहाँ पे बसे। अब यहाँ पे कैसे बसेंगे, तो इनके लिए एक कहे अच्छे दिन, एक तरह से सही समय की शुरुआत हुई। कैसे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले देखिए कि ये पूरा जो अरब क्षेत्र है, ठीक है, ईरान हमेशा से अलग रहा। अभी जो इराक, सीरिया, सऊदी अरब, ये सब जितना देखते हैं, ये सारा अरब क्षेत्र था, और इस पर ऑटोमन साम्राज्य का राज था। ये मुस्लिम शासक वर्ग थे, और ऑटोमन साम्राज्य ही ये सुएज कैनाल को कंट्रोल करता था। इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन, वो भारत जाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता था। तो वो ये नहीं चाहता था कि ऑटोमन साम्राज्य इस पे कब्जा बनाए रखे और ब्रिटेन को भारत जाने में दिक्कत करे। तो इसने क्या किया कि प्रथम वर्ल्ड वॉर में ये जर्मनी के विरुद्ध था, और अरब वर्ल्ड में हम जानते हैं कि तुर्की उस समय अपने आप को मुसलमानों का खलीफा घोषित करके रखा था, जिससे अरब वर्ल्ड के इस क्षेत्र के लोग काफ़ी नाराज़ थे, और चाहते थे कि असली तो मोहम्मद साहब यहीं जन्म लिया था, सऊदी अरब में, मक्का मदीना के आसपास। तो ये चाहते थे कि इन्हें फिर से मुसलमानों का खलीफा बनाया जाए और मुसलमानों के लीडर बने। तो ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ यहाँ पे छिटपुट एक तरीके से विद्रोह होते थे। अब
ब्रिटेन चाहते थे कि यहाँ से ऑटोमन साम्राज्य का शासन हटे, इसके लिए ऑटोमन साम्राज्य का टूटना जरूरी है। तो इन्होंने अरब में उस समय मेन लीडर था हुसैन, ठीक है। हुसैन के दो पुत्र थे, अब्दुल्ला और फैजल। हुसैन मेन था। इन्होंने हुसैन को कहा कि आप ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करिए, हम अपनी सेना भेजेंगे, आपको आज़ाद कराएंगे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको ये संपूर्ण अरब जो है अरबिस्तान के नाम से देंगे और आप उसका शासक बनिए। इसको हसीन सपने दिखाए, ये मान गया। और इसी पे बेस एक मूवी है लॉरेंस ऑफ अरबिया, आप लोग जरूर देखें, जिसके पास एक्सेस है, आप इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे वहाँ पे विद्रोह भड़का के ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ा गया था। तो यहाँ पे ब्रिटेन वालों ने अरब वालों से संधि कर ली कि ठीक है, आपको एक हम लोग पूरा अरब देश बना के देंगे। उधर यहूदी लोग चूंकि पैसे वाले थे, तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और ब्रिटेन की जम के हेल्प की इस लोभ में, क्योंकि ताकि इनको एक देश दिया जाए। तो यहाँ भी ब्रिटेन वाले ने इससे समझौता कर लिया, ठीक है आपको एक देश देंगे। और हुसैन मैकमोहन एक संधि हुई, जो इसका चर्चा मैंने किया 1915 में, हुसैन मैकमोहन संधि, जिसमें अरब वालों को कहा जाएगा कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको अपना देश देंगे। और 1917 में ब्रिटेन फ्रांस ने अपने आप में एक संधि कर ली अरब वालों से छुप के कि हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग अरब वर्ल्ड को अपना हिस्से हिस्से बांट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए झगड़ा का बीज बोया गया। यहाँ पर एक तो आप यहाँ पे एग्रीमेंट कर लिए हो अरब वाले से, मुस्लिम वर्ल्ड से, कि आपको अपना राज देंगे 1915 में, और 1917 में आप ब्रिटेन और फ्रांस ने एक संधि कर ली कि हाँ इसको बांटेंगे। तो झगड़ा तो यहाँ से बीज बो दिया गया है। उधर आप इजराइल को बोल चुके हो कि हाँ आपको देश देंगे। तो इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ऑटोमन साम्राज्य का अंत होता है। ऑटोमन साम्राज्य का जब अंत होता है तो यहाँ पे देश अरब, जिसको वादा किया गया था कि आपको पूरा अरब क्षेत्र मिला के एक देश दिया जाएगा, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाता है। सऊदी अरब उस समय नहीं था, हेजाज नामक से था, हेजाज, जॉर्डन, इराक, सीरिया। तो ये 4-5 देश बनाए गए और जॉर्डन का राजा बनाया गया हुसैन के बेटा अब्दुल्ला को, इराक में फैजल को बैठाया गया और हेजाज में हुसैन को बैठाया गया। ये तीनों इंग्लैंड के पिट्ठू थे, लेकिन इनको इस बात का कहीं ना कहीं गुस्सा था अरब वासियों की कि हमसे धोखा किया गया है, हमको तो बोला गया था पूरा अरब वर्ल्ड देश देंगे और इन्होंने तो इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इनके गुस्सा को शांत करने के लिए, तथा उधर इजराइल ने बोल रखा था कि हमें भी फलस्तीन के क्षेत्र में अपना देश चाहिए, इसको गुस्सा को शांत करने के लिए ब्रिटेन ने एक बाल्फोर समझौता लाया 1917 में, जिसमें कहा गया कि फलस्तीनी क्षेत्र में ही 2 पार्ट बनाए गए। ये फलस्तीनी है ना, इजराइल और फलस्तीन। कहा गया कि आप इसमें, यहूदियों को आ गया कि वो छूट दिया गया कि आप आके इसमें बस सकते हैं। यहूदी पहले से भी आ रहे थे, यहाँ भी कुछ संख्या में थे, लेकिन उसके बाद इस संधि के बाद यहूदियों का यूरोप से फलस्तीन आना शुरू हुआ। वो लोग पैसे देते थे, 100 रुपया का ज़मीन है उसको 150-200 दे के गरीब फलस्तीनी थे, इनसे ज़मीन खरीद लेते थे। फलस्तीनी को इस बात का एहसास नहीं हुआ। जब हिटलर का प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ यूरोप में, तो उस समय और यहूदियों की संख्या यहाँ बढ़ गई। 1940-45 आते आते तब फलस्तीनियों को एहसास हुआ कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो पूरा यहूदी देश ही बसने जा रहा है। तो फिर इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुए, जगह जगह हिंसा हुई। तो 1948 में ब्रिटेन ने इस इशू को यूएन में देके वहां से पार हो गया। अब वहां से ब्रिटेन पार हो गया, उसके बाद फिर यूएन ने उसी समय 1948 में 2 देश बना दिए कि एक इजराइल रहेगा और एक फलस्तीन रहेगा। तो ये व्हाइट वाला जो देखते हैं ये इजराइल था। उस समय 35% इजराइल को दिया गया पूरे फलस्तीन क्षेत्र का, और 65% दिया गया फलस्तीनियों को। अब इससे अरब देश वाले माने नहीं, बोले ये तो गलत है, इजराइल को आपने यहाँ क्यों बैठाया, ये तो हमारा देश है। अरब वाले इसको नहीं माने और इजराइल तुरंत मान गया, क्योंकि जिसको देश नहीं था उसको कुछ तो मिला आखिर। इसी बात से गुस्सा आके 1948 में इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, सीरिया ने, लेबनान ने सारे मिलकर इराक पे हमला कर दिया। लेकिन हुआ उल्टा, अमेरिकी हथियार की मदद से इजराइल ने इन सारे देशों को धूल चटा दिया
और बहुत सारे फ़लस्तीनी इस क्रम में डिस्प्लेस्ड हो गए, गाज़ा पट्टी में जाके रहने लगे, ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गया, कुछ वेस्ट बैंक में चले आए और इस समय तक वेस्ट बैंक जेरूशलम जो था उस पे जॉर्डन का कब्जा था। अब धीरे धीरे ऐसे ही बात करते करते फिर 1967 आया और फिर एक बार से इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, सीरिया ने फिर से इजराइल पे हमला कर दिया। इस बार इजराइल और आक्रामक था और उसने इजिप्ट से सिनाई प्रायद्वीप यहाँ का पार्ट छीन लिया, गाजा पट्टी पूरा अधिकार कर लिया, वेस्ट बैंक पूरा कब्जा कर लिया और लगभग फ़लस्तीनियों का यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ 1947-48 में 48% इसका हिस्सा था, फ़लस्तीनी का क्षेत्र था। 1948 में 100% था, एक साल में 1948 के वॉर के बाद ये आधा से कम हो गया। 1967 में फ़लस्तीनी को बस देख रहे ग्रीन जो जितना फ़लस्तीन धीरे धीरे कम करते इतना क्षेत्र में स्वीकार दिया और गाजा पे और वेस्ट बैंक पे पूरा कब्जा कर लिया। फिर एक और वार आता है 1973 का, उसमें भी फिर युद्ध होता है, उसमें फिर इजरायली सबको पीटता है और उसी समय अमेरिका वगैरह हस्तक्षेप करता है और जो जहाँ था वहीं रुक जाता है। फिर धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होने लगी। इसी बीच इजराइल में एक PLO नामक संगठन बना जिसका नेता यासिर अराफात था, जिसका काम ही था एक वो आतंकी संगठन जिसको कह सकते हैं, जो हथियार से इजराइल का सामना करके फ़लस्तीनी को आज़ाद कराना चाहता था। फिर 1978 में इजिप्ट ने इजराइल से समझौता कर लिया, इजराइल का फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू वहाँ मिला। फिर उसके बाद आपने खाई संकट का नाम सुना होगा, कैसे इराक पे सारे देशों ने मिलकर हमला कर दिया था, वेस्टर्न देशों ने, जब इसने कतर पे कब्जा करने की कोशिश की थी। तो इस सब इशू के कारण, तेल संकट के कारण इजराइल और फ़लस्तीन का मुद्दा था यूरोप से मिडिल ईस्ट से ख़त्म होते जा रहा था, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि इससे बड़ा संकट था। तो यासिर अराफात ने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने 1992 में इजराइल से संधि कर ली और इजराइल को मान्यता प्राप्त करवा दी कि हाँ, इजराइल भी एक देश है। और इसी खुशी में इजराइल ने भी उनको गाजा पट्टी का अधिकार दे दिया और वेस्ट बैंक का दे दिया। यरूशलेम पे, वेस्ट जेरूशलेम पे इजराइल का कब्जा था। ईस्ट पे बोला है कि ठीक है, ईस्ट यरूशलेम अब फ़लस्तीन की राजधानी रहेगी। मतलब 1992 के आसपास फ़लस्तीनी इतना में सिकुड़ के रह गए, इधर गाजा पट्टी और इधर वेस्ट बैंक, इधर से और यहाँ पे जेरूशलेम। तो 1992 का स्थिति यही है। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ओस्लो समझौता हुआ, तो हमास एक ग्रुप था जो कि 1987 में पैदा हुआ था, जिसको कहा जाता है इजराइल ने ही पैदा करवाया था यासिर अराफात को काउंटर करने के लिए। तो जैसे 1992 में संधि हुआ, हमास भड़क गया उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ और यासिर अराफात के खिलाफ, क्योंकि उसने सोचा यह मुस्लिमों के साथ अन्याय है, इजराइल को अब कैसे मान्यता दे सकते हैं। तो इसी क्रम में हमास की लोकप्रियता बढ़ रही थी, क्योंकि मुस्लिमों जो फ़लस्तीनी थे उनका सपोर्ट हमास को था, वो PLO को गद्दार समझने लगे। फिर छोटे मोटे हिंसक घटनाएं होने लगी इजराइल पे और धीरे धीरे हमास की लोकप्रियता बढ़ने लगी। फिर इसी तरह 2005 में एक समझौता हुआ कि चलो ठीक है, अब इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में एक चुनाव करवाया जाए और जिसकी सरकार होगी उसको मान्यता दिया जाए और दोनों स्थित देश नॉर्मल रहेंगे। जब 2007 में चुनाव हुए तो हमास को यहाँ विक्ट्री मिल गई इस क्षेत्र में और वेस्ट बैंक में PLO को विक्ट्री मिल गई। अब इसी दोनों के बीच खाई उत्पन्न हो गई है। एक ही देश, ये वेस्ट बैंक और ये हमास, गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी, ये वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी में हमास चुनाव जीत गया और वेस्ट बैंक में PLO जीत गया। PLO थोड़ा लिबरल था, ये सबसे बना के रखना चाहता था, ये चाहता था कि हाँ, किसी तरह फ़लस्तीन को एक देश का दर्जा मिले और ये शांतिपूर्ण तरीके से, और ये हथियारबंद पार्टी थी। अब उसी समय से 2007 से ही गाजा में हमास का शासन है, जो कि एक आतंकी संगठन है। वह इजराइल पे छुप छुप के वार करता रहता है। जब भी माहौल शांत होता है, स्थिति नॉर्मल होता है, ये अटैक कर देता है, जिसके कारण पूरे दुनिया के लगभग मेजॉरिटी देश ने इसे आतंकी घोषित कर रखा है।
अब यही हुआ, अभी स्थिति आपको एक लेक्चर में बताया ही था कि इजराइल के रिश्ते लगभग अरब देशों से सुधर रहे थे। अब्राहम एक्वार्ड के तहत उसने यूएई से दोस्ती कर ली थी, सऊदी अरब से उसके रिश्ते नॉर्मल हो रहे थे, इजिप्ट से पहले ही सही थे, जॉर्डन से पहले ही सही थे। तो और एक मैंने बताया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बन रहा था तो उसके थ्रू भी लग रहा था कि अब इजराइल इंटीग्रेट हो जाएगा अरब वर्ल्ड में। लेकिन फिर से हमास ने 2023 के सितंबर में ये G20 की बैठक भारत में हुई थी, जिसमें इस प्रोजेक्ट का चर्चा चला था, और अक्टूबर में हमास ने हमला किया, लगभग 1200 से 1300 इजरायलियों को मारा, और उसके बाद जो इजराइल ने विध्वंसक रूप धारण किया है वो तो आप देखते ही। तो अभी हम स्थिति जो है खतरनाक रूप से गाजा पट्टी में ले रखी है, क्योंकि वहाँ आए दिन इजराइल हमला कर रहा है। इसका एरिया लगभग 350 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 20 से 25 लाख लोग रहते हैं। भेड़ बकरियों की तरह ठूसे हुए हैं। इसमें चारों तरफ इजराइल ने दीवार बना रखा है। यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है इसमें इजराइल ने ब्लॉक करके रखा है। मतलब एक तरीके से इसको बिग बॉस का घर बना रखा है, जिसमें जब मन समझ रहे हैं कि एक छोटा सा घर में कंसंट्रेशन कैंप टाइप बन गया है गाजा। अब गाजा वाले को भी दिक्कत है कि आप अगर हमास जैसे लीडर को, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करोगे तो आपको वो विध्वंस के रास्ते पे ले ही जाएगा। जब अभी क्या जरूरी था अभी हमास को इजराइल पे हमला करने का, जब स्थिति नॉर्मल हो रही थी। हालांकि इसके भी अपने अलग पहलू हैं। ये लोग हमेशा कहते हैं कि इजराइल क्रूरलिटी झाड़ता है। कभी कभी तो इनकी तुलना हिटलर से की जाती है। जिस प्रकार हिटलर ने यहूदियों पे अत्याचार किया था, उसी तरह कहते हैं कि इजराइल वाले गाजा स्ट्रिप के लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे ये कितना दिनों तक चलता है, कब गाजा का समाधान निकलता है। क्योंकि गाजा तो दोस्तों अब पूरा विध्वंस हो चुका है, राख के ढेर में मिल चुका है। इसको फिर से खड़ा करने की जरूरत है। इजराइल तो चाहता है कि पूरे ही गाजा पट्टी को समाप्त करके फिर से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाए। ट्रम्प साहब तो यहाँ पे एक गोवा टाइप बीच बनाना चाह रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं यहाँ से, मतलब खंडहर में तब्दील हो चुका है। वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने जगह जगह अपना यहूदी कैंप जिसको कहते हैं बसेरा बनवा रखा है। तो यहाँ की भी स्थिति लगभग दयनीय है। मतलब एक तरीके से जो फलस्तीनियों का पहले ये देश था, आज वो अपने ही देश में रह नहीं पा रहे हैं, उनको अपने ही देश से निकाला जा रहा है। अब आप इसी मानचित्र को देख के समझ सकते हैं कि पहले फलस्तीन 100% था और अब क्या हो गया। मतलब अपने ही देशों से वो विस्थापित हो चुके हैं। तो आपने देखा कि इसमें किसकी गलती है। ब्रिटेन के उस 3 संधि ने 1915 में, मैकमोहन हुसैन 1917 में, स्काई पिगॉट और 1917 में ही बाल्फोर। तो इस 3 संधि ने कैसे अरब वर्ल्ड का मुसीबत खड़ा कर दिया, आपने इस लेक्चर में समझा। तो दोस्तों कह सकते हैं कि इस अरब वर्ल्ड का जो स्थिति है, इजराइल वाला जो स्थिति है फलस्तीन का, उसका जनक जो है ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका ही है, जिसने इस 3 संधि से यहाँ की स्थिति को खराब कर दिया। क्या जरूरी था कि अगर आप अरब के साथ आप संधि कर चुके हैं तो फिर उसको 1917 में स्काई पिगोट संधि के दौरान अपने में बांटने की साजिश की गई, जिसका दंश आज पूरा वेस्ट एशिया झेल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इतिहास का कुछ अनदेखा पहलू अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।